नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि उमाशंकर जोशी द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग छोटा मेरा खेत कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में कवि उमाशंकर जोशी ने कविता और कृषि कर्म में समानता दर्शाते हुए कहा है कि कागज का पन्ना चार कोनों वाला खेत की तरह होता है। इसमें भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी क्षण एक बीज बोया जाता है जिससे शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और कविता की फसल तैयार होती है। यह कभी समाप्त ना होने वाली फसल है, मतलब कोमल हृदय वाले लोग हमेशा इसका आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कागज के पन्ने की तुलना चौकोर खेत मतलब चार कोनों वाला खेत से की है। कवि कहता है कि मेरा यह कागज का एक पन्ना मेरे लिए चार कोनों वाले छोटे खेत की तरह है जिसमें मैं कवि कर्म करते हुए क्षण को बोता हूँ। दरअसल कवि यहाँ स्वयं को एक किसान के रूप में प्रस्तुत करता है। किसान के कृषि कार्य की तरह की कविता रूपी फसल को प्राप्त करने के लिए वह क्षण रूपी बीज अपने कागजी खेत में बोने की बात कहता है। वास्तव में कविता या साहित्य मन के भाव की ही उपज है। कवि आगे कहता है कि कोई अंधड़ मतलब आंधी का तेज झोंका कहीं से आया। वास्तव में यह आंधी का तेज झोंका भावनाओं का आंधी का तेज झोंका है जो कि कविता के रचना से पहले ही कवि के मन में उठता है और जिनसे प्रेरित होकर वह काव्य रचना में लगा हुआ होता है। यह एक सामान्य सा अनुभव है कि खेत के अधिकतर कार्य वर्षा पर आधारित है जो आंधी का तेज झोंका के बाद ही होती है और कृषि के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करती है। भावनाओं की प्रबलता आंधी का तेज झोंका के रूप में कवि के दिलो दिमाग में आई और उसने कवि को काव्य रचना का उपयुक्त वातावरण प्रदान कर दिया और आखिरकार उसने अपने कागज के खेत में क्षण की रोपाई की। दरअसल क्षण के बीज बोना कृति के अर्थ में उस अनुभव को अंकित करना है जो किसी विशेष समय में कवि के मन मस्तिष्क में विचारों के रूप में आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने रचना प्रक्रिया के अगले चरण का वर्णन किया है। कवि कहता है कि अपने कागजी खेत में मैंने जो क्षण रूपी बीज बोया वह अन्य समय में कल्पना के रसायनों को अवशोषित करके पूरी तरह गल गया और शब्द रूपी अंकुरों के रूप में प्रकट हुआ। दरअसल कवि यहाँ खेत के अंकुरण की प्रक्रिया के लक्षण के सहारे अपनी रचनात्मकता में भाव के शब्द का रूप ग्रहण करने की बात कर रहा है। जिस प्रकार खेत में बोया गया बीज मिट्टी में उपस्थित रासायनिक तत्वों जैसे खाद और पानी को अवशोषित करके गल जाता है और अंकुर के रूप में मिट्टी से बाहर आता है, ठीक वैसे ही कवि के मनोभाव काव्य शब्दों में अंकुर के रूप में कागज पर अंकित हो गए। कवि आगे इन शब्द रूपी अंकुरों के कोमल पत्ते और फूलों से युक्त हो जाने की बात कहता है। जिस प्रकार अंकुर खेत में विकसित होते हुए पूरे खेत को अपने पत्तों और फूलों से भरकर विस्तृत फसल का रूप दे देते हैं, वैसे ही कवि के शब्द रूपी अंकुर विकसित होकर रचना का रूप धारण कर लेते हैं। असल में कृषि में फसल का फूल और पत्तों से युक्त होना रचना प्रक्रिया की दृष्टि से कृति का रूप ग्रहण करना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यहाँ अपनी रचना प्रक्रिया के अंतिम चरण का वर्णन करते हुए कहता है कि कल्पना के रसायनों से पोषित, पुष्पित और पल्लवित उसकी कृति रूपी फसल में कविता रूपी फल लगे। कविता रूपी फल और कृति रूपी फसल की विशेषता बताते हुए कवि कहता है कि कृति रूपी फसल में कविता रूपी जो फल लगे हैं वे अलौकिक रस से युक्त है। अलौकिक रस से युक्त होना कविता का एक विशेष गुण है। कवि यहाँ कविता रूपी फलों से अमृत धाराओं के फूटने की बात कहकर उसके मिलने वाले आत्मिक संतोष और चेतना की ओर संकेत करता है और आगे कहता है कि इस प्रकार जो फसल उसने उपजाई है उसने अनंत को पा लिया है। कवि आगे कहता है कि उसकी यह रचनात्मकता काव्य पूंजी के खर्च से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ती ही जाती है, यानी लोगों द्वारा अपनाए जाने और प्रचार प्रसार होने से वह और भी अधिक प्रसिद्ध और प्रभावशाली होती जाती है। यही कविता और साहित्य की अंतहीनता है और उसकी विशेषता भी है। अंत में कवि अपने कागज के पन्ने रूपी खेत को रस के अक्षय पात्र की संज्ञा देते हुए कहता है कि मेरा यह कागज का पन्ना रूपी खेत कृति और कविता रूपी फसल और फल को निरंतर उपजाते रहना है। यह ठीक उस अक्षय पात्र की तरह है जिसमें पकाया गया भोजन कभी समाप्त नहीं होता। वास्तव में इसमें रचना प्रक्रिया की निरंतरता कही गई है। तो दोस्तों, अब हम लोग बगुलों के पंख कविता के बारे में पढ़ेंगे। इस कविता में संध्याकालीन आकाश में पंक्तिबद्ध उड़ते बगुलों के श्वेत पंखों के सौंदर्य
और संध्याकालीन आकाश के प्राकृतिक दृश्य का मिला जुला वर्णन और उससे कवि के मन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को समझने की कोशिश करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहा है कि आसमान में कतार में होकर उड़ रहे बगुलों के पंखों से एक सम्मोहक दृश्य उपस्थित हो गया है। यह सुंदर दृश्य जिन बगुलों के आसमान में उड़ने के कारण उत्पन्न हुआ है वे मेरी आंखें चुराए लिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि की दृष्टि जहां तक जाती है वह बगुलों की उड़ान को देखता ही रह जाता है। कवि आगे सांझ के समय के आकाश का वर्णन करते हुए कहता है कि आकाश में काले बादल छाए हुए हैं जिन पर संध्याकालीन सूर्य का प्रकाश पड़कर अद्भुत सौंदर्य की दृष्टि कर रहा है। ये सांझ के दृश्य मुझे अपनी माया के आकर्षण में बांधे हुए हैं। कवि की इच्छा है कि ये सुंदर प्राकृतिक दृश्य जो गतिमान है थोड़ी देर के लिए रुक जाए, ठहर जाए, जिससे वह इन्हें और अधिक देर तक देख सके, क्योंकि ये दृश्य इतने सुंदर और आकर्षक है कि वे उसकी आंखें चुराए लिए जाते हैं। यहाँ कवि ने सौंदर्य के प्रभाव का चित्रण करने के लिए जिन उपाय का सहारा लिया है वे है दृश्यों के चित्रण और उन दृश्यों को देखते हुए अपने मन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।